ओके, हाँ जी। चलिए पिछला देखें, रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा अब तक, जब तक बाकी बच्चे जुड़ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक हमने देखा। करंट का मतलब होता है फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, वहां से बेसिक क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का। 10th में हमने देखा था कि चेंज इन करंट, चेंज इन चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वाज करंट, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट करंट, दैट वाज एवरेज करंट, बट हमें बताया नहीं गया था। अभी जो आप कैलकुलेट करते हैं, इसी में बड़ा चेंज की जगह छोटा चेंज ले लीजिए। डिफरेंशिएशन से जो डेटा आएगा वो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज देगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, जहां पे आप कंसर्न हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये आपको यहाँ पर देगा। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का एक तरीका है। और इसमें जो है डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है, हालांकि इसमें डायरेक्शन होती है पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो आज ही सुबह, कल ही सुबह हमने बेसिक वेक्टर अलजेब्रा शुरू करी थी, और आज आपने थोड़ा देखा भी सही। यहाँ पर मैंने आपको केसीएल याद दिलाया, जो कि हमने कैपेसिटर में भी यूज कर रखा है। केसीएल में क्या होता है, जो चार्ज, जो करंट होता है, आकर किसी एंड पर, किसी एक जंक्शन पे देखते तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। सिंपल एडिशन है ये, वेक्टोरियल एडिशन नहीं है। ठीक है साहब, ये चीज हो गई। डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज सिंपल है, dq बाई dt में पॉजिटिव चार्ज को की डायरेक्ट, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट होता है, नेगेटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज खुद नेगेटिव होता है। तो dq बाई dt जब हम करेंगे तो q, जब चार्ज खुद नेगेटिव है तो माइनस dq बाई dt इस तरह से होगा। मैग्नीट्यूड का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस आगे रह जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस से पता चलता है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फिर किसी पॉइंट पे अगर अपन बात करते हैं, तो अगर मैं जाने वाले चार्ज की बात करता हूं तो प्लस क्यू की वजह से प्लस आई आता है, माइनस क्यू की वजह से माइनस आई आता है। बट आने वाले चार्ज की वजह से जो इफेक्ट देखा था हमने, इस तरह से कुछ देखा था। कोई बड़ी ऐसी भारी बात नहीं है, बट फिर भी हम आराम से इसे समझेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि बेसिक फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीजों को कंडक्ट करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स जो है करंट को एक जगह से दूसरी जगह से पे आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कंडक्टर ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंडक्टर मेटल्स जनरली सारे कंडक्टर हैं, तो जो फेमस है अपने CU, Fe, AgAu, और इनके जो अलॉयज बनाए जाते हैं, कुछ अलॉयज भी अच्छे होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं। जैसे नाइक्रोम वायर है ना, निकल क्रोमियम और निकल आयरन और क्रोमियम से मिक्सचर से बनता है नाइक्रोम, वो भी एक वायर। मतलब सब तरह की मटेरियल जो होते हैं, बस उसमें क्या होता है, कंडक्टिंग, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज कंडक्ट करें। नॉन कंडक्टर इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें करंट जो ट्रांसफर नहीं होता है, जीरो हमेशा करंट रहता है, वुड, प्लास्टिक, पेपर, इस तरह से। ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह की चीज जो कि सेटिस्फाइड हो, या फिर केमिस्ट्री में हम बोलें कि उसका वैलेंस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड सेल हो उसके पास। ठीक है, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिन जो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कभी वो कंडक्टर कभी नॉन कंडक्टर होते हैं। लो टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टर होते हैं, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। और उसमें भी हम लोग क्या है, वी, ये फोटो तो आपने बनाया नहीं होगा, कार्बन की फैमिली के जो भाई लोग होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सबको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। सिलिकॉन काफी फेमस है इसमें से, एग्जाम्पल पे कार्बन की फैमिली सिलिकॉन, AS। ठीक है, ये भाई साहब हो गए। और इसमें हम लोग इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। वी इंट्रोड्यूस impurities in semiconductors to a very small extent। बिल्कुल हल्का सा इंप्योरिटी उसमें मिलाया जाता है। और इंप्योरिटी जैसे कंडक्टिंग चीजों का होता है, तो उस वजह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर का बेसिक काम शुरू होता है ना। इस चीज को डोपिंग बोलते हैं, डोप, वी डोप इट, डोपिंग कहते हैं इसे। ठीक है ना, ये पूरा एक चैप्टर है, अलग से फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, इसकी चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं है। चलिए,
आगे बात करते हैं, ये तीनों बातें हो गई तो फाइनली हमारे काम का चीज कौन है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज जो है तीन कंडीशन में पढ़ा जाता है। पहली कंडीशन है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो हमारा कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है वो हमारे सामने ये रहा। तो इस केस में आप देखेंगे कि हमारा कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रेंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन से सब डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जो मेटल है इसके दोनों एंड पे कोई नो पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाई, कोई बैटरी अप्लाइड नहीं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर से अलग से मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगाया है। तो मूवमेंट कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसे केसेस में मूवमेंट रेंडम होता है। अब रेंडम मूवमेंट होता है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस पॉइंट पर आप इस तरह से, मैं रेंडमनेस इसको समझाने के लिए इस तरह से बना देता हूं, आई एम कंसर्न अबाउट दिस एरिया। तो इलेक्ट्रॉन जब जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से आप इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये तो मैंने केवल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यहाँ 8 लाख पॉसिबल फोटोज होंगे, सब तरफ के होंगे। किस तरह होंगे, सब तरफ के होंगे। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आप जब ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से मतलब अगर इतना ज्यादा अमाउंट में रेंडमनेस है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर सब तरफ से आ रहा है या फिर कहें सब तरफ से जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में तो सारे करंट जो है उनका जो आप समेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0। क्योंकि इफेक्टिवली चार्ज, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें आया भी सही, इलेक्ट्रॉन इससे गया। देखो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन है, लेट से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन आया, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन आया। तो अगर सारे ही पॉसिबल के कॉम्बिनेशंस हैं और बना दो सारे, मैं ये 8 बनाया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 8 ही होंगे, एक ऐसे एक ऐसे रेंडमली कैसा भी अपन कॉम्बिनेशन बनाते थे। इतनी ज्यादा रेंडमनेस होती है कि यहाँ पर जैसे मैं इसको समझाऊं, इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आएगा पीछे और इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आएगा इधर, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 0। तो चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्जेस का मूवमेंट होता है फ्री, रेंडम मूवमेंट। रेंडम मूवमेंट होने की वजह से टोटल करंट हमेशा कितना आता है, 0। किसमें, फ्री मेटल्स में। जो मेटल एकदम चुपचाप रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर है मेरे पास, सिंपल एक कोई भी वायर है, वायर ऐसे रखा हुआ है, तो क्या एक रखे हुए वायर में करंट आता है कि अपने आप, नहीं, उसमें कोई करंट आता नहीं, ना ही उसमें कोई करंट बहता है, इफेक्टिवली 0 करंट होता है। हालांकि हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है और होता भी है, पर इफेक्टिवली इफेक्टिवली करंट 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मूवमेंट है सारी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला फोटो आप बना लीजिए, ये दोनों, और यहां पर लिख देंगे इज द मूवमेंट, माइक्रोफोन ऑफ करो, इज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कौन है, माइक्रोफोन ऑफ करो अपना, केफ, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मतलब रैंडम, द इफेक्टिव करंट बिकम्स, कब, कंडीशन ये है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारा कंडीशन ऐसा हो जाता है। कॉपी कर लीजिए और मुझे बताइए।
कोई प्रॉब्लम है? सबका वीडियो स्मूथ चल रहा है, सबको आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नहीं सर। सर। ओके, वेरी वेल। सर आप अपना माइक्रोफोन हमेशा चेक करें, आपकी वजह से दूसरी क्लास के दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। यस सर। ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है ये मेटल है, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, कंडक्टर्स, ठीक है ना? कभी कभी मेटल, सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, तो मैं कभी कभी कंडक्टर की जगह मेटल बोल देता हूं, बट यू शुड कंसीडर इट ऑल। आपने कॉपी कर लिया हो तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊं, व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल फील्ड। दूसरा है सम एक्सटर्नल ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस तरह से बिहेवियर होगा, ये रहा आपका दूसरा सीन, ठीक है? हाँ जी, तो जब हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रख दिया, सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक्सटर्नल, ई एक्स, और इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है। तो जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो आपको पता है यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने ये यहाँ पर इस तरह से मेरे को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसा लगाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है फोर्स कैसा होता है, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो Q इंटू ई कैसा हो जाता है, माइनस, मतलब 1.6, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 होता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये माइनस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लगता है। इसी तरह अगर इसमें मूवेबल पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस तरफ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ मूव होते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। हमें पता है कि यहाँ पर Q और यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q डेवलप होता है, इसे इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं। और ये तब तक डेवलप होता रहता है बच्चों, ये तब तक डेवलप होता रहता है जब तक कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो जाता। अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था इस तरह से, ई एक्स, एक्सटर्नल मैंने ऐसा लगाया था, तो ये जो अभी जो चार्ज डेवलप हुआ ये प्लस चार्ज है, उसकी वजह से इसे रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसे बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। ये तब तक होता रहता है चार्ज इंड्यूस जब तक कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर दे। ई इनसाइड जो है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस लिखा जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये पुरानी बातों से रिलेटेड है, पहले भी हम लोग इस तरह की बात कर चुके हैं। मेटल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रखना हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये तब तक होता रहता है, ये चार्ज इंडक्शन कब तक यहाँ चार्ज भरता रहेगा सर, ये चार्ज तब तक भरता रहेगा जब तक कि ये एक्सटर्नल फील्ड जो है, ये इन करंट अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द मेटल डजंट बिकम जीरो। मतलब जब तक द चार्ज ऑन द मेटल एंड्स, या फिर बोले कंडक्टर्स एंड्स, कीप accumulating till E external, E induce becomes is equal to E external। जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड
का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आ जाता। तो मैं वेक्टर हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया कि ये मैग्नीट्यूड है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो कैंसिल कर देंगे। अब अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सब शांत हो जाएंगे, अब किसी को पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर तो पॉजिटिव वाला भी बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पे अगर मैं फोर्स बताता हूं प्लस क्यू इंटू ई होता है, तो प्लस क्यू होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, वो भी लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, थोड़े से पॉजिटिव चार्ज भी आप यहाँ बना लें। आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली होल, छोड़िए बाद में बात करेंगे, होल्स होते हैं। ठीक है ना, होल होते हैं मतलब अब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके अब तीसरा केस कॉपी कीजिए इसे। तीसरा केस आ जाता है जब आप इसमें बैटरी लगा दो। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम था, ये दोनों चीजें हम पहले से भी जानते थे। तीसरी जो चीज है वो अब हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर क्या हो रहा है, सर्किट जो है क्लोज नहीं है, चार्जेस जो है दोनों एंड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और जैसे जैसे चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता जाएगा, जैसे कि कैपेसिटर में होता था। इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। हाँ कि ना? तो ये आप पहले से समझते हो, इसलिए इस जगह पे मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। क्या ये जो मैंने अभी भी लिखा हुआ है जिसे मैं अभी मिटा रहा हूं, ये आप ऑलरेडी समझते हो ना बच्चों? यस सर। बाकी के बच्चे? यस सर। हाँ, इतना बड़ी चीज नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग इस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। अब क्या है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर लूप जो हमारा क्लोज्ड नहीं था, क्लोज लूप नहीं था, तो हम लोग जो अब जो करते हैं क्लोज लूप बना देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसी का जो बी ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक पोटेंशियल सोर्स यहां पर लगा देते हैं, वोल्टेज सोर्स। अब ध्यान दीजिए, वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल सोर्स, यहां पर एक पोटेंशियल इतना प्लस और इधर माइनस पोटेंशियल यहां पर हमें देता है। अब ये पोटेंशियल हमेशा इतना ही रहता है। ये पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से चेंज, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ आता है। इसमें बहुत आसानी से आप इस समझ सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट किधर जाएगा, इधर, आई इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ लिखा भी यही देखिए, कन्वेंशनल करंट फ्लो, यहां से मिटा देता हूं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अब इसमें खास क्या है, इसमें जो है आपने जैसे ही ऐसा किया, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ पर लूप क्लोज हो रहा है, तो ये लूप जैसे जैसे क्लोज होगा और ये जो सोर्स है अपना काम करता रहेगा, सेम वोल्टेज डिफाइन करता रहेगा, तो इसमें चार्ज कीप ऑन, इसमें हमेशा चार्ज चलता रहेगा। ठीक है, अब ये भी अलग अलग आता है कि अलग अलग जो मेटल है अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सब मेटल बराबर तरीके से, इस तरह से यहाँ पर करंट जो है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स लगा दिया है तो पोटेंशियल सोर्स हमेशा सेम पोटेंशियल देता रहेगा, और जो लूप है क्लोज्ड है तो करंट लूप में बहता रहेगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो बैटरी है वही डिस्चार्ज ना हो जाए। तो हमारे जो चैप्टर में बैटरियां डिस्चार्ज नहीं होती, ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि जिस इवेंट पे हमें दिया है तो बैटरी चार्ज करके दी है, ठीक है, तो ये हमेशा हम बोल देते हैं हमेशा ये ऐसा चलता रहता है करंट। ठीक है, तो ये केस बी है। इस
2 वाले का इस देखो वापस मैं बता देता हूं कि बच्चों सेकंड वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड था डेल्टा वी डीवी बाई डी आर माइनस डीवी बाई डी आर। मतलब आप यहां समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहां पर डीवी की बात करूं तो अगर यहां पर यहां और इन दोनों एंड के बीच में कुछ वोल्टेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में जहां जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता था, इस चैप्टर में वही काम चेंज इन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस वही काम करता है जो पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड करता था। तो इस चैप्टर में हम पूरा ध्यान किस पे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। और कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ही बोल देते हैं, कुछ लोग इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज में इसे नापा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसे वोल्टेज भी सामान्य भाषा में वोल्टेज कह दिया जाता है, परंतु वोल्टेज कहना नहीं चाहिए। बट पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन लगाएंगे, इस पूरे चैप्टर में हम इसी तरह की चीजों की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अब मैं क्या बोल रहा था, मैंने पिछली बार भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 बच्चे हैं, ग्रेविटेशन, कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा ग्रेविटेशन भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से प्रभावित है, कैपेसिटर भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से प्रभावित है, और इलेक्ट्रिक करंट भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से प्रभावित है। ये थोड़ा थोड़ा इफेक्टेड है, इस चीज से ही हमारा जो ये है चैप्टर कंट्रोल में आता है। पूरा 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग यहां पर नहीं आता, थोड़ा ही उपयोग आता है। तो उसी चीज को हम यहां देख रहे हैं कि अब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना लगा के वोल्टेज डिफरेंस लगाएंगे, किससे, बैटरी से। तो ऐसे बार बार, अगर ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लस छोटे बड़े हो तो इसे बोलते हैं बैटरी जो कि सोर्स है, और अगर एक हो ऐसा तो इसे बोलते हैं सेल। सेल क्योंकि इसमें एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, सेल मतलब सिंगल यूनिट, और यह है मल्टीपल और मल्टीपल यूनिट्स। इन दोनों, ये जो इस सिंबल में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बताया, दोनों का इसमें वी भी दिखाया जाता है। पुराने जमाने में बैटरी के वजह से आने वाले जो वोल्टेज था उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे। पहले पुराने जमाने में बैटरी की वजह से जो हमें वोल्टेज डिफरेंस मिलता है, अब जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं, पहले उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते थे। क्यों बोलते थे, गलती से बोलते थे साहब, परंतु वो चीज काफी लंबे समय तक चली आई, तो उस सिंबल को हम अभी भी लिखते हैं, और इसके जो वोल्टेज को ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बट हमें पता है ये पोटेंशियल ड्रॉप है, हम इसे ईएमएफ बोल देते हैं, बट ये रियल में ये कोई फोर्स नहीं है, बस इसका नाम अब ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। द वोल्टेज पोटेंशियल of a battery is known as electromotive force। पहले जब पूरी ज्यादा स्टडी नहीं हुई थी तब ये बोलते थे कि इलेक्ट्रोमोटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला फोर्स, पर रियल में ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स के पापा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा है, समझे, डीवी है, ई डॉट डी आर है, ई डॉट डी आर है, ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो ई इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो ई एम एफ इसे कहते हैं, पहले भी कहते थे, तो हम लोगों ने उसकी रेस्पेक्ट करी, और वो जो सिंबल है ई सिंबल से बैटरी के वोल्टेज को दिखाने लग गए, बैटरी के वोल्टेज को ईएमएफ बोलने लग गए और उसे ई सिंबल से दिखाने लग गए। अभी भी करते हैं, अभी भी हम ऐसा ही करते हैं, और ये अलाउड है, बट रियल में ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वी सिंबल से बहुत सारी चीजें हैं। वी से देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो वी था ही, वोल्टेज भी वी है, वेलोसिटी भी वी होता है, स्पीड भी वी होता है, वॉल्यूम भी वी होता है। तो वी बहुत सारे सिंबल वी के हैं, तो हम लोग वी सिंबल की जगह ई सिंबल यूज करते हैं। बैटरी के वोल्टेज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए, ई से।
बस एक मतलब एक छोटा सा वर्ड है, छोटा सा सिंबल है, उससे कंफर्टेबल फील करना है। E इज टू ऐसे लिखा रहेगा, E इज टू 10 वोल्ट, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है, यहां तक कॉपी कर लिया आपने? यस सर। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है, इस बात को समझना है कि सब के सब कंडक्टर एक तरह से हमारा करंट फ्लो नहीं करवाते। जरूरी नहीं है कि कोई 10 वोल्ट की बैटरी मैंने किसी कंडक्टर पे लगाई तो वो करंट जो है लेट से 2 एम्पियर, जैसे करंट कैसे दिया रहता है 2 एम्पियर, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 एम्पियर ही करंट दे, ऐसा जरूरी नहीं। अलग अलग रेजिस्टेंसेस, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग जो है करंट हमें प्रोड्यूस करते हैं। ये करंट उस मेटल की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, और वो मेटल कौन सा है। कोई अच्छा कंडक्टर है कि ठीक ठाक कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर मतलब सिल्वर या फिर हमारा गोल्ड या फिर कॉपर, इस तरह के लेवल का अच्छा कंडक्टर है, कोई लोहे वो एल्यूमिनियम टाइप का ठीक ठाक कंडक्टर है। इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। तो 3 चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। इस चीज को एक ओम करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ बताया था, एकदम सिंपल। और ये ओम्स लॉ में पहले 10th क्लास में जो आप पढ़ के आए हो वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि हम लोग अब 11th 12th क्लास वाला ओम्स लॉ पढ़ पाए। तो ओम्स लॉ, एक ओम जक्कर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर जो मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं, आपको पता है वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, अ मीटर से करंट नापते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ करंट नापते हैं। ये 2-3 डिवाइस ले लुआ के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने ये बताया कि एक जो सिस्टम है उसमें जो करंट है, वो करंट इस बात के प्रोपोर्शनल होगा कि आपने उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना लगाया है, कितना ईएमएफ लगाया, या फिर कितना वोल्टेज उसके अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो ये मैं पहले लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए। सिंपल सी बात है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, उन्होंने ये बात बोली। ये साइड में लिख देता हूं और यहां अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। द करंट इन अ रेजिस्टेंस 10 मिनट बाद आपको वापस ज्वाइन करना है। और मेटल और वायर और कंडक्टर is proportional to the voltage or potential difference. Potential difference applied across it. ध्यान दीजिए, वोल्टेज डिफरेंस तो अक्रॉस अप्लाई होता है और करंट जो है इन होता है। करंट कंडक्टर में जाता है और वोल्टेज डिफरेंस जो है कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई होता है, दोनों एंड्स पे, यहां प्लस और यहां माइनस। आई बात समझ में? ये छोटा सा अंग्रेजी वर्ड है बट स्टिल आपको ध्यान देना है। तो ये जो लिखा है इसको मैं बोल देता हूँ करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एकदम सिंपल सी चीज बोली, पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से कर करके देखा, और उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए उन्होंने बनाया, अलग अलग कंडक्टर के लिए बनाया तो अलग अलग जैसा दिखा, पर हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया कि करंट वोल्टेज। तो जितना जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे यहाँ पर इन्होंने करंट बढ़ते हुए पाया। सब कंडक्टर के लिए ये ऐसा ही, बस किसी कंडक्टर के लिए थीटा ज्यादा आया, किसी कंडक्टर के लिए थीटा कम आया। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा I इज प्रोपोर्शनल टू V, परंतु मैं आपको बताता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा याद रखने से आपको आसानी से याद होगा। हालांकि ये ओम्स लॉ तो ये है, दिस इज ओम्स लॉ, बट हम इस तरह से I बराबर I इज प्रोपोर्शनल टू V लिख के 1/r ना लिख के ऐसे लिखता हूं, मेरे को थोड़ा सुंदर दिखता है नोट्स, इसमें ऐसे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखता हूं तो 1/r आता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और अगर ऐसे लिखता हूं तो R आता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, V बराबर IR। और इसे ऐसे, इसको ऐसे याद कर रखा है, V इज टू IR आप लोगों ने।
ये किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैलिड है। जरूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस ऐसे कहीं पर इंडिपेंडेंटली लगा हो, जैसे कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसे लगा हो, कहीं पर बीच में भी अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस फंसा हुआ है, कहीं पर भी है, कहीं पर भी, सब जगह ये वैलिड है। V इज प्रोपोर्शनल, V इज टू IR, जहां V क्या है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगेन अक्रॉस मेटल, I क्या है, करंट इन द मेटल, ध्यान दीजिए करंट मेटल के अंदर होता है, और R क्या है, R R R R इधर लग देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यही चीज होती है जो इन सबको एक दूसरे से अलग करती है। तो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है वो शेप पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू रेजिस्ट द करंट इन इट, द फ्लो ऑफ चार्ज इन इट। करंट मेटल के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है, मेटल की एबिलिटी होती है, उसे रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल कहा जाता है। तो द property of metal to resist the flow of charge in it। अब कुछ कुछ मेटल तो ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, कुछ कम करते हुए, तो इस चीज को नापने का यंत्र होता है रेजिस्टिविटी। इस चीज को नापने की जो यूनिट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो होती है रेजिस्टिविटी, वो आने ही वाला है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बच्चों R, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। और रेजिस्टेंस में ये देखा जाता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज्यादा वायर लेंथ लंबा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा करंट को जाने में। एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, L फॉर लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर पतला वायर होगा तो मुश्किल होगी करंट को जाने में, मोटा वायर होगा तो करंट उसमें से आसानी से चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बहुत आसानी से ये चीज सीखी हुई है, सब लोगों को ये याद भी है। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी होती है रो, R इज टू रो L बाई A। तो सब वायर्स में यहां सिंपल चीज बच थी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां रो होता है, जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है द नेचर ऑफ अ मेटल टू रेजिस्ट द करंट इन इट। ठीक है, अब अलग अलग ये जो है इसके बारे में बोलता हूँ, स्पेसिफिक होती है फॉर अ मेटल। किसी गिवन मेटल की रेजिस्टिविटी गिवन होती, मतलब एक होती, मतलब अगर मैंने आयरन ले लिया तो आयरन का एक बॉल हो उसकी रेजिस्टिविटी भी फिक्स होगी, आयरन का आप वायर बना दो उसकी रेजिस्टिविटी भी वही होगी, उस आयरन से आप गिलास बना दो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी ना। रेजिस्टिविटी जो होती है स्पेसिफिक होती है, किसी एक मटेरियल की गिवन रेजिस्टिविटी होती है ना। मटेरियल चेंज कर दोगे तो अलग बात है, सोने की रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब आप सोने में तांबा मिला दोगे फिर बोले सर बदल गया, हाँ बदल जाएगा, वो फिर सोना नहीं रहा ना ही वो तांबा रहा, तो वो अलग बात है। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की जो होती है वो लगभग फिक्स होती है। रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है, ओम ने इस चीज को डेवलप किया था, तो उसकी रेस्पेक्ट देने के लिए OHM इसको बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है ये ओम। ठीक है, ओम इसका सिंबल यहां लिख ही देता हूं, ये ओम इसका सिंबल होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ये लीजिए ओम इसका सिंबल होता है, पढ़ते हैं OHM। ओम्स लॉ की वजह से ये ओम इसको रेजिस्टेंस के का यूनिट जो है वो ओम कहा गया, ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है।
और अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं तो रजिस्टिविटी देखो यहां से समझ में आ रहा है, रजिस्टिविटी की यूनिट अगर मैं निकालना चाहूं तो वो रेजिस्टेंस की यूनिट इंटू एरिया की यूनिट डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट है ना। हालांकि मैं लिख तो डायमेंशन रहा हूं बट यूनिट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो हो जाएगी ओम, OHM, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये नीचे मीटर। तो यहां पर आपको रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी अगर कहीं पे दी होगी तो आपको उसकी यूनिट ओम मीटर होगी। अगर एकदम ही किस्मत बहुत खतरनाक अच्छी है तो नीट में ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि रजिस्टिविटी की यूनिट कहाँ है। आता नहीं है बट किस्मत अच्छी हो तो आ भी सकता है, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं जो घर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट मान रही है, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम इजी आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत इजी आ जाए। तो ये भी पूछा जा सकता। एक बार यहां तक आइए मेरे साथ, फिर आप इसके आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज याद आ गई, एक और सिंबल होता है कंडक्टिविटी, जो कि होता है 1 अपॉन रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा विच इज 1/रो। ये सिंबल जो है वो है रो, और ये सिंबल जो है वो है सिग्मा। सिग्मा ये सिंबल है, छोटा सिग्मा, और ये सिंबल है रो। रो फॉर रेजिस्टिविटी और सिग्मा फॉर कंडक्टिविटी। सिग्मा सिंबल होता है कंडक्टिविटी का, जो कि 1 अपॉन रजिस्टिविटी होती है, सिंपल। कंडक्टिविटी मतलब कि एक जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है।